अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोल एंड डायपोल। मोनोपोल एंटीना और डायपोल एंटीना। ठीक है, तो व्हाट इज मोनोपोल एंटीना? मोनोपोल एंटीना इज a class of radio antenna consisting of straight rod shaped conductor often mounted perpendicularly over some type of conductive surface, usually ground। जो कंडक्टिव सरफेस होता है वो ग्राउंड होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो नीचे दिखा रहा हूँ, ये जो एंटीना है, ये जो है एंटीना, इसको हम लोग मोनोपोल एंटीना बोलते हैं। ये इस तरह से ग्राउंड है, इसमें एंटीना को हम लोग वर्टिकली इरेक्ट करते हैं, मोनोपोल बोलते हैं। इसका जो एंड से है फीडिंग करते हैं, तो यहाँ पे कोएक्सियल केबल हम लोग यूज करते हैं ऐसा। ये जो कोएक्सियल केबल का जो सेंटर होगा वो एंड पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। एंटीना जो है वो बेसिकली क्या होता है, मेटल का होता है ना, तो ये इस जो सेंटर है उसका कोएक्सियल केबल का, वो उसके एंड पार्ट से हो जाएगा, और इसका जो आउटर कंडक्टर होगा वो ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं ऐसा, तो इसको मोनोपोल बोलते हैं। और डायपोल में क्या होता है, इसका हम लोग ऐसा सेंटर फीडिंग करते हैं ऐसा, इस तरह से, तो ये ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से करते हैं हम लोग ऐसा। और जो मोनोपोल होता है उसको हम लोग कोएक्सियल केबल से, ठीक है, सीसी कोएक्सियल केबल से फीड करते हैं। और जो डायपोल होता है उसको सेंटर फीडिंग करते हैं, ये डायपोल ऐसा, ये डायपोल को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोनोपोल हुआ तो ये ग्राउंड रहेगा, और उसको हम लोग यहाँ से फिर कोएक्सियल केबल से ऐसा है, उसका जो सेंटर है वो यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे, और इसका जो आउटर रहेगा वो ग्राउंड से ऐसे कनेक्ट करते हैं उसको। तो ये मोनोपोल एंटीना और डायपोल एंटीना में डिफरेंस होता है ना। ये सेंटर फीडिंग हो रहा है, तो दो एंड है वो अलग अलग पोल क्रिएट होगा, तो इसलिए उसको डायपोल और इसको मोनोपोल बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोपोल है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा आपको देखना है। मोनोपोल एंटीना जो है, मोनोपोल कॉन्सेप्ट में जो है वो ये सब आप देख रहे हैं, वी इन्वर्टेड एल टी, ये सब मोनोपोल उसमें यूज करते हैं, मतलब उसको कोएक्सियल केबल से फीड करते हैं, उसका जो एंड है वो कोएक्सियल केबल से कनेक्ट रहेगा, मतलब एंड पार्ट है वो हम उसको ग्राउंड करते हैं, बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है मोनोपोल होता है। जनरली हम लोग जो है मार्कोनी एंटीना जो है उसको यूज करते हैं, जो कि λ/4 लेंथ का होता है, मोनोपोल एंटीना λ/4। ठीक है, λ/4, अगर लेस देन λ/4 है, इतना चाहिए रेजोनेंस के लिए, अगर उससे भी कम है तो भी हम उसको फिर ट्यूनिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये λ/4 एंटीना जो है मार्कोनी एंटीना, वो मोनोपोल मोड में हम लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं। ठीक है, मोनोपोल मोड में, मोनोपोल मोड में इसका रेडिएशन पैटर्न क्या होगा? तो रेडिएशन पैटर्न है उसका जो डायपोल होता है उसी के तरीके से होता है, लेकिन क्या है, क्योंकि अब ये ग्राउंड होता है ना, तो उसमें जैसे हमको डोनट शेप मिलेगा, तो और पूरा ओवर पूरे स्फीयर हम रेडिएट करते हैं बोले, तो अपर हाफ ऑफ स्फीयर है वो रेडिएट करेगा बोलेंगे, जिसमें स्फीयर का पूरा पार्ट कवर नहीं होगा, डोनट का अपर पार्ट है वो मिलेगा, और लोअर पार्ट नहीं मिलेगा। तो किसमें नहीं मिलेगा लोअर पार्ट? नीचे हमको नहीं मिलेगा आपका मोनोपोल में। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड रहेगा, है ना। तो एक्चुअल में जो पूरा कंप्लीट जो हाफ वेव डायपोल है उसमें हमको मिलना चाहिए डोनट, है ना। तो वो डोनट जैसे इसमें भी मिलेगा रेडिएशन पैटर्न। अब लेकिन चूंकि ग्राउंडेड है तो ग्राउंड वाला पार्ट नीचे वो तो रहेगा नहीं, तो हमको जो है ऊपर वाला पार्ट मिलेगा। तो रेडिएशन पैटर्न वो सेम रहेगा, बट ये हाफ डोनट रहेगा। डोनट इसमें कंप्लीट आएगा, इसमें हाफ डोनट आएगा। ठीक है, और गेन कैसे बोलेंगे? क्योंकि पैटर्न गेन है इसमें, अब हाफ पार्ट कट गया तो गेन बढ़ गया उसका, है ना, गेन, तो आपको ट्वाइस गेन मिलेगा। जब उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ट्वाइस गेन, आपको ट्वाइस मिलेगा इसमें। यहाँ पे गेन मोनोपोल और डायपोल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोनोपोल का गेन 2 टाइम्स होगा आपका, या डीबी गेन बोले तो 3 dB ज्यादा मिलेगा हमको, किससे? हाफ वेव डायपोल से। अब रेडिएशन रेजिस्टेंस उसका कितना होता है? हमारा हाफ वेव डायपोल का 73 ओम होता है ना, 73 ओम हाफ वेव डायपोल का। ठीक है, अब इसको लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, λ/4 एंटीना है उसको हम लोग ग्राउंड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ग्राउंड को हम लोग कंडक्टर अज्यूम करते हैं, ग्राउंड इज ए गुड कंडक्टर ऐसा अज्यूम किया जाता है, तो उसका एक इमेज बनता है नीचे, तो वो भी ऐसा लगता है वो भी रेडिएट कर रहा है। आपको बताया था मैं, याद करिएगा, जब इफेक्ट ऑफ ग्राउंड आपको बताया गया था, इफेक्टिव लेंथ का जब कॉन्सेप्ट बता रहा था,
स्टार डायपोल जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, याद होगा। तो उसमें क्या होता है, जो भी ऊपर एंटीना लेंथ λ/4 मिला उतना नीचे भी मिलेगा, तो हमको λ/2 लेंथ का मिलेगा, है ना। लेकिन पावर उतना नहीं करेगा, रेडिएशन जो पैटर्न है λ/2 जैसे मिलेगा, लेकिन जो पावर है, क्योंकि लोअर पार्ट में है ही नहीं स्फीयर, जो है नहीं हेमिस्फीयर ऊपर है जो रेडिएट करेगा, तो इसलिए जो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या निकालते हैं, टोटल पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय IRMS स्क्वायर, करंट का स्क्वायर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो पावर रेडिएट होगा, दोनों कंपेयर करोगे तो इसमें हाफ होगा, मतलब इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस हाफ मिलेगा, है ना। इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको हाफ मिलेगा, तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि मोनोपोल विल ऑफर रेडिएशन रेजिस्टेंस हाफ दैट ऑफ ए डायपोल, है ना। तो इसमें अगर डायपोल में 73 ओम मिल रहा था हमको, तो इसमें 36.5 मिलेगा, हाफ मिलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड हो जाता है, इसलिए ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम, पैटर्न है वो सेम रहेगा, उसमें डोनट रहता है, इसमें भी डोनट रहेगा, बट चूंकि हम ग्राउंड करते हैं इसलिए हमको हाफ डोनट ऊपर में मिलेगा, ऐसा ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये λ/4 एंटीना है, ये देखिए λ/4 एंटीना, ठीक है, λ/4 एंटीना। तो ये λ/4 एंटीना है, देखिएगा। तो ये जो है हम इसको बेसिकली ये कोएक्सियल केबल जो रहेगा उससे, उसका सेंटर जो पार्ट है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसा, और ये वाला जो इसका जो कोएक्सियल केबल का जो आउटर कंडक्टर है वो ऐसे ग्राउंड से इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें जो λ/4 हाइट का जो ऊपर मिला उतना नीचे हमको मिलता है, तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको ये λ/2 मिलेगा, λ/2 ऐसा रिजल्टेंट एंटीना। तो इसलिए जो रेडिएशन पैटर्न है वो हमारा λ/2 एंटीना जैसा ही रहेगा, लेकिन अब चूंकि नीचे ग्राउंड है तो ये हमको पैटर्न है ये हाफ डोनट में मिलेगा, ऐसा इस तरह से, ठीक है। अगेन जो ये हमने ऐसा खड़ा किया है, तो मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ग्राउंड में हमको मिलेगा, Emax विल बी टुवर्ड्स ग्राउंड। इम्परफेक्ट अर्थ होता है, ये हम परफेक्ट अर्थ लेते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, अगर इम्परफेक्ट अर्थ होता है तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, मतलब जैसे मैं अगर यहाँ पे ये, तो ये जो मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है वो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, ऐसा इस तरह से किसी और एंगल में, इस एंगल से ऐसे जाएंगे तो 10 डिग्री 30 डिग्री, या इधर से जाएंगे तो वो आपको 85 डिग्री ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट होता है, इम्परफेक्ट हो, ठीक है। तो ये होता है कि आपको गेन है वो डबल मिलेगा और रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो हाफ मिलेगा, ठीक है। गेन डबल मिलेगा मोनोपोल एंटीना में, डबल ऑफ हाफ ऑफ डायपोल, और रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो आपको हाफ मिलेगा, तो ये डिफरेंस होता है। इसको हम लोग ग्राउंड करते हैं, ठीक है, λ/4। लेकिन आप देखे होंगे वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे λ/4 भी किया तो 1 किलोमीटर ऐसे आ रहा था, है ना। तो 1 किलोमीटर का लेंथ तब भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है और दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं, टी शेप एंटीना, इन्वर्टेड एल एंटीना, ऐसा करके कोशिश करते हैं उसको, तो हम लोग λ/4 हाइट या जो ट्यूनिंग कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मोनोपोल एंटीना और आपका डायपोल एंटीना में, ठीक है, हाफ वेव डायपोल एंटीना में, दोनों में ये डिफरेंस होता है। देखिएगा ये एक्चुअल और है, देख सकते हो इसमें, इस डायग्राम में आप एक्चुअल देख सकते हो, ये एंटीना है देखिए, है ना। इसको देखिए यहाँ पे कोएक्सियल केबल से लगाया हुआ है, यहाँ पे सेंटर ये कोएक्सियल केबल है, दिस इज सीसी कोएक्सियल केबल, ये कोएक्सियल केबल है, इसका लोअर पार्ट है एंटीना का, लोअर एंड है चले गया है, और देखिए ये जो इसका जो आउटर कंडक्टर है ये यहाँ से ऐसे ग्राउंड में कनेक्ट किए हैं, ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो λ/4 हम ले रहे हैं, इतना नीचे λ/4 भी हमको नीचे मिलता है, तो कंप्लीट आप देखोगे तो ये हमको टोटल λ/2 मिलता है। मेथड ऑफ इमेजेस कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जितना ऊपर रहता है उतना नीचे आपको मिलेगा, ऐसा। तो यही चीज जैसे मैंने कहा था कि रेडिएशन रेजिस्टेंस 36.56 ओम मिलेगा, ठीक है, और आपको गेन है वो डबल मिलेगा। तो इसमें करंट वगैरह का डायरेक्शन यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो ये हम बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी फॉर टाइम भी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, अब आते हैं हम लोग टी एंटीना। क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी पे जैसे हम जाते हैं, हमने कहा 1 किलोमीटर वेवलेंथ आया लैम्डा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो λ/4 निकाले तो कितना आएगा, 250 मीटर आया। तो 250 मीटर है वो भी बहुत ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं, वायर है वो
लेस देन λ/4 हो गया, तो ये क्या होता है, नॉन रेजोनेंट हो जाता है, नॉन रेजोनेंट। मतलब इसमें जो एंटीना का इम्पीडेंस है, इसमें आपका रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस ये भी राइज हो जाता है ऐसा। तो ये जनरली क्या होता है, इस जो एक्स है, एक्सएल बनता है अगर लेंथ आपका λ/4 से ज्यादा है, अदरवाइज ये कैपेसिटिव बनता है इफ इट इज लेस देन λ/4। मतलब अगर लेस देन λ/4 है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कैपेसिटिव फैक्टराइज होगा। अब एफिशिएंसी उतनी अच्छी रहेगी नहीं, है ना, तो क्योंकि उसको रेजिस्टिव होना रहता है, मतलब इम्पीडेंस है वो रेजिस्टिव होना चाहिए प्योरली। तो उसके लिए हम लोग इंडक्टर लगाते हैं, तो उसी को हम लोग ट्यूनिंग बोलते हैं। इंडक्टर लगा के इसको कैंसिल करते हैं, जितना एक्ससी मिलेगा उतना एक्सएल मिलना चाहिए ऐसा। तो क्योंकि ये हमारा 1/j करके लिखते हैं उसको, है ना, और इसको j⍵L करके लिखते हैं, तो एक में प्लस और एक माइनस रहेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐसा। एक में प्लस आएगा, जैसे मैं बोलूँ 20 ओम आ रहा है उसका, तो एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा, कैंसिल हो जाएगा वो, तो रेजिस्टिव बन जाता है। तो इसलिए हम उसको ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है। और λ/4 हाइट नहीं मिल रहा है तो उसको और कोशिश करते हैं हम इसको इस तरह से टी शेप में दे देते हैं ऐसा। ये ऑब्वियसली ये जो है, ये जो वर्टिकल पार्ट है ये λ/4 से लेस रहेगा ये आपका, तभी आप उसको यूज करते हैं, अदरवाइज λ/4 हाइट यूज हो रहा है मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टी शेप वगैरह देने, ये जो टी एंटीना है ये टी एंटीना है, इसको देने का पर्पस होता है कि जो है हमारा लेंथ है वो λ/4 से कम है, हमारा एफिशिएंसी बहुत खराब होगा इसमें, क्योंकि इसमें रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम मिलेगा, इसमें आपका जो है लास्ट पार्ट ज्यादा रहता है, ठीक है। इसमें आपको रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलता है ऐसा। तो उसका और ऑप्शन है, उसको और बेटर करना है तो ये क्या करते हैं हम लोग, और इसको हॉरिजॉन्टल पार्ट बढ़ा देते हैं, मतलब टी में एक ही आर्म नहीं है, 3 आर्म है। इसका पर्पस होता है ये ना रेडिएटिव कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, रेडिएटिव। आप इसमें कैपेसिटेंस अलग अलग मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आप दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटेंस बनेगा ऐसा, क्योंकि दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस हो तो कैपेसिटेंस राइज होता है, ठीक है। तो अर्थ हमारा कंडक्टर हो गया, और ये जो है वायर है या एंटीना है ना, वो भी आपका मेटल का बना है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पे भी एक कैपेसिटेंस हो जाएगा ऐसा। फिर ये जो है और इसके बीच भी एक कैपेसिटेंस बनेगा ऐसा, जो सपोर्टिंग वायर है उसके बीच। तो ऐसे 3-4 कैपेसिटेंसेस आपको मिलेंगे, देखिएगा। तो ये यहाँ पे मैं शो किया हूँ, देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा दिस वन, ये जो ऊपर हॉरिजॉन्टल है आपका, हॉरिजॉन्टल आर्म टी का और ग्राउंड के बीच जो कैपेसिटेंसेस है वो C1 है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव कैपेसिटेंसेस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में काम करता है, और एफिशिएंसी है वो आप देखेंगे रेडिएशन रेजिस्टेंस अपॉन रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस लॉस रेजिस्टेंस ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो आर जितना ज्यादा होगा, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आपका ये दे RL अपॉन RR। तो RR जितना ज्यादा रहेगा इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 वैल्यू बोल सकते हैं, तो इट विल बी टेंडिंग टूवर्ड्स 1 वैल्यू इफ RR इज वेरी हाई, अगर ये बढ़ेगा तो, है ना। तो ये जो C1 है ये हमारा RR को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है, वो उसका प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, वो हम आपको बताएंगे आगे चल के कि कैसे जो है जो टोपी पहना रहे हैं, टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग, टॉप लोडिंग को कैपिंग भी बोलते हैं, ये इसको टोपी पहनाना बोलते हैं हम लोग, कैपिंग कर रहे हैं इसको एंटीना को। तो ये हमारा जो है C1 को बढ़ाता है और ये हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और बाद में और देखिएगा ये भी एक यहाँ पे देखेंगे, और ये भी एक मेटल है, सपोर्ट के लिए चाहिए रहता है, इसको सपोर्ट के लिए हम लोग गे वायर्स लगाएंगे यहाँ पे। तो जो गे वायर्स है ये GUI, तो ये जो आप इसके बीच भी कैपेसिटेंस राइज होगा, तो ये हमारा बेकार करता है सब, इसको जितना कम हो सके उतना अच्छा होता है। फिर ये C2 है, ये जो लोअर पार्ट आपका जो एंटीना है और ग्राउंड के बीच में जो है ये C2 कैपेसिटेंस आता है, ये भी ठीक नहीं होता, इसको भी हम चाहते हैं कम हो। तो ये सब हम ग्राउंडिंग प्रॉपर वगैरह करते हैं, प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक वगैरह यूज करके इनके बीच जो कैपेसिटेंस है
C3 वो सबको हम मिनिमाइज करते हैं। C1 को बढ़ाना है और बाकी को कम करना होता है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, C1 is the capacitance between flat top and ground called radiative capacitance. C2 is the capacitance between down lead and ground, है ना, जो डाउन वायर है वो। C3 capacitance between tower and flat top non radiative, ये रेडिएशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये सब रहते हैं। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि λ/4 हाइट नहीं मिल रहा है, इसलिए, है ना। देखिएगा जैसे ये λ/4 हाइट है, देखिए H कंप्लीट λ/4 है, तो इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया हुआ है, ये देखिए। तो ये देखा गया है कि एवरेज करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। रेडिएशन रेजिस्टेंस या एफिशिएंसी जो है, बोल सकते हो आप, इसका एवरेज करंट का स्क्वायर है। तो ये एवरेज करंट है, अच्छा मिलना चाहिए। जब लेस देन λ होता है तो ये हमको कम मिलता है एवरेज करंट। और जैसे ही आप उसको टी शेप या एल शेप में करते हैं, है ना, तो एवरेज करंट बढ़ जाता है। देखिएगा जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे, ये जो ऐसे इस तरह से हमने टी शेप में कैपिंग कर दिया ऊपर में, तो ये जो एवरेज करंट है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एंड में 0 हो जा रहा है, बट यहाँ पे एंड में 0 नहीं हो रहा है। देखिएगा तो यहाँ पे जो करंट है और यहाँ जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ज्यादा है आपका करंट। अगर मैं इसको बोलूं, ये फोर्थ डायग्राम है I4, तो इसमें I4 इज ग्रेटर देन I2 है यहाँ पे, है ना। I2 यहाँ पे अगर मैं I2 लूं करंट को, तो ये I4 इसमें आपको ज्यादा मिलेगा ऐसा। और ये भी अगर मैं इसको I3 लूं, तो I3 विल बी अगेन ग्रेटर देन ये आपका I2 रहता है ऐसा। तो एवरेज करंट है फ्लो उसमें बढ़ जाता है आपका, ऊपर जो टी शेप में देने से या एल शेप में आपको बढ़ जाता है। तो उसको एल शेप में ऐसा भी लिख कर सकता हूँ मैं एंटीना को ऐसा। ये इन्वर्टेड एल हो गया, है ना। एल ऐसा रहता है, तो इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, तो आप ऐसे करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा। ये इन्वर्टेड एल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे टी शेप में कर दिया, इसको मैं ऐसा सर्कुलर हाइट में भी ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसा। ये एंटीना है, उसको ऐसा सर्कुलर में ऐसा इस तरह से। तो उसको पर्पस होता है C1 को बढ़ाना रहता है, C1 रेडिएटिव कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो ये है आप ये जनरली क्या होता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसमें जो टी पार्ट में, तो एक में इस तरफ रहेगा, एक में इस तरफ, तो ये रेडिएशन में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता। हॉरिजॉन्टल आर्म नहीं करेगा। लेकिन ये जो एवरेज करंट है वो ऐसा लगेगा आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है ऐसा। पहले जो लगता है आपको ये वाली हाइट में है ऐसा करके, लेकिन अगर हम उसको टी शेप में कर देने से एवरेज करंट है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा। तो उसके कारण आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये C1 को बढ़ा दिया ऐसे करने से। तो ये जो है वर्किंग ऐसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देता है। हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना। जैसे टी में मैंने बोला ऐसे टी में लगाया हुआ है, तो ये इधर करंट इसमें एक में ऐसे रहेगा और एक में ऐसे रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। इसके कारण जो रेडिएशन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। जो भी होगा ये वर्टिकल पार्ट के लिए। तो इसमें जो आप देखेंगे एवरेज करंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ रहेगा ज्यादा, न कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा। तो उसके कारण है रेडिएशन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग जो है आप उसको यूज करते हैं एल इन्वर्टेड एल या टी एंटीना, ठीक है। तो C1 को बढ़ाने के लिए आप उसको हॉरिजॉन्टल आर्म और बढ़ा सकते हैं ऐसा, इस तरह से उसको टी शेप में ऐसा फिर कर सकते हैं। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है टी एंटीना। देखिएगा एक मैसाचुसेट्स जो है उसका वहां पे जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करता है टी एंटीना, उसका दिया। इसमें देखिएगा बहुत सारे वायर लगे, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वायर, है ना। ये इसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज किया गया। मेन एंटीना आपका ये है, ठीक है। तो ये जो है मल्टी वायर टी एंटीना जो है यूज किया गया है यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है। लेस देन λ/4 है तो करंट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड में। लेकिन अगर इसको आपने इसी को ऐसा बढ़ा दिया टी शेप में, तो ये जो करंट है ये देखिएगा जो रेड कलर से हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। ये आपका एवरेज यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे मिल रहा है, यहाँ तक ऐसा। तो इसके कारण रेडिएशन रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। यहाँ जो रेडिएशन रेजिस्टेंस मिलता वो आपको लेस मिलेगा इस केस में, इसमें ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप रेडिएशन एफिशिएंसी बढ़ा दिए या एफिशिएंसी बढ़ा दिए ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हम उसको टी शेप में रखते हैं, सिर्फ वर्टिकल नहीं रखते। वर्टिकल रखने से ये वाला
प्रॉब्लम आती है आपको कि एफिशिएंसी कम मिलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्टिकल नहीं कर सकते हम लोग, जैसे 250 मीटर है नहीं कर सकते, तो बोला ठीक है आप 250 का λ/4 भी करें तो 100 मीटर कुछ मत करिए। ये बोला ठीक है 50 मीटर ऐसा कर दीजिए और उसको बाकी जो है उसको इस तरह से ओरिजेंटल में प्लेस कर दीजिए ऐसा, तो उतना हम कर सकते हैं। तो ये टीएनटी ना होता है, कोर्स में नहीं है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि कैसे रेडिएशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, एवरेज करंट बढ़ने से रेडिएशन रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहीं यहीं पे फिर कॉन्सेप्ट आता है आपका टॉप लोडिंग एंड ट्यूनिंग। तो ये जब कभी भी लेंथ लेस देन λ/4 हो या ग्रेटर देन λ/4 हो, एग्जैक्ट λ/4 हो तब उसको ट्यून लेंथ बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको λ/4 लेंथ का बनाते हैं। तो λ/4 लेंथ का बनाना ही वो जो है ट्यूनिंग कहलाता है। तो हम जैसे मैंने कहा ये इसमें देखोगे तो कैपेसिटेंस अराइज होगा, तो इसको हमको इंडक्टर लगाना पड़ेगा, तो जो इंडक्टर लगाएंगे बोलेंगे वो हम ट्यूनिंग कर रहे हैं। ठीक है, वही कहलाता है। अब लेकिन क्या होता है, इंडक्टर करने से इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये लास्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब ये रेडिएशन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेगा। तो उसका सोल्यूशन होता है भाई आप क्या करो, ट्यूनिंग इसको भी कर सकते हो आप इंडक्टर लगा के, लेकिन ये रेडिएशन रेजिस्टेंस इसमें कम करेगा, क्योंकि इंडक्टर लगाओगे तो इसमें लास्ट रेजिस्टेंस भी वो ऐड करेगा। तो क्या करिए आप इसको टी शेप में कर दीजिए ऐसा, तो ये टी शेप में करने से एक कैपेसिटेंस C1 प्रोवाइड होगा, ये जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस को फिर बढ़ा देता है, तो उससे एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी ऐसा। तो इसको बोलते हैं टॉप लोडिंग, ये टॉप लोडिंग हो गया है, ये है ना, ये एंटीना दिया है जो कि लेस देन λ/4 है, इसमें कैपेसिटेंस आएगा तो इसमें इंडक्टर जोड़ देते हैं हम लोग ऐसा, तो ये ट्यूनिंग कहलाता है। अब इसको भाई लेकिन हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस उतना बढ़ा नहीं, ट्यून तो कर दिए, मतलब जेड इंपीडेंस है वो उसको रेजिस्टिव तो बना लिया आप इंडक्टर डाल के, लेकिन तब भी वो रेडिएशन एफिशिएंसी उतना नहीं मिला। तो क्या करिए, ये जो आपका है इसमें आप इंडक्टर भी लगाइए, ट्यून हो गया, जो लेस देन λ/4 है इसमें आप उसको टी सेट में भी कर दीजिए, तो ये C1 प्रोवाइड करेगा, इसके कारण रेडिएशन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप लोडिंग। तो टॉप लोडिंग इज डन टू इंप्रूव एफिशिएंसी और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी को पढ़ेंगे, आपका उसका और बेनिफिट क्या है, C1 को बढ़ाने से क्या बेनिफिट होता है वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 12 हो गया है। तो ये हुआ, मैंने आपको बताया कि टी एंटीना जो है आप कैसे जो है रेडिएशन एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अगर जो वर्टिकल पार्ट है इफ इट्स हाइट इज लेस देन λ/4 होना चाहिए, रेजोनेंस कंडीशन चाहिए इंपीडेंस को और प्योरली रेजिस्टिव बनाने के लिए, अदरवाइज एफिशिएंसी इतनी नहीं, इसीलिए जो है लो फ्रीक्वेंसीज एंटीना पूरा λ/4 लेंथ का नहीं बनता है, इसीलिए पूरेस्ट एफिशिएंसी बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज एंटीनास हैव लो फ्रीक्वेंसी लो एफिशिएंसी उसकी बहुत खराब होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है।